Good morning, everyone. Thanks to all of you for being here this morning. Today, we are pleased to welcome our speaker, presenter, or mentor, Vaidya Abhijit Saraf sir, a very special guest from Maharashtra. Vaidya Abhijit Saraf sir is MD in Ayurveda, MS in Psychological Counseling, and also PhD in Sanhita. He is also founder and president of Agastya Foundation Nasik and also co-secretary of Anant Ayurved Pratishthan Pune. And today he will be sharing with us his expert opinion on clinical application of Charak Samhita. With that, I want all of you to give your full attention to Vaidya Abhijit Saraf sir and help me in welcoming him. Abhijit sir, sir. सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था उसमें भी ये इट हैपन्स, टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें भी आपने सभी लोगों ने हमें और ऑर्गेनाइजर्स को जो सहकार्य दिया है उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी आप सभी को, अभी 251 लोग यहाँ पे ज्वाइन है, इन सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया देता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, सो थैंक यू वेरी मच अगेन। ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। आज हम इस प्रो आयुर्वेद के मंच से जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं उसका विषय ही इतना आकर्षक है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये एक्चुअली नाम मैंने ही दिया था, ये मैंने ही सुझाव किया था। ये दिखने में तो अट्रैक्टिव लगता है विषय कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता, संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन। पर मजे की बात यह है कि जो खुद क्लिनिकल है उसका एप्लीकेशन क्लिनिकली करना, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि पीतवर्ण का पीतांबर या लड़कियों की कन्याशाला, ऐसा जो डबल उसको अर्थ होता है, क्योंकि संहिता ये क्लिनिकल ही है। और कोई भी संहिता, मैं सिर्फ चरक संहिता की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सभी संहिताएं क्लिनिकल ही है। सो इन क्लिनिकल संहिता का आज ये समय क्यों आया कि लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन भी होता है। इसका कारण ऐसा है कि कई सालों तक संहिता का अध्ययन ये एक दुर्लक्षित स्तर पे था और बहुत कम लोग मूल टीका पढ़ते थे, बहुत कम लोग मूल सूत्र पढ़ते थे। एक अराउंड 70-80 इयर्स बीच में ऐसे गए हैं कि जहां पे गुरुकुल की एजुकेशन पद्धति से अध्ययन चलता था वो खत्म हो गया और स्वातंत्र के बाद में जो कुलगुरु पद्धति शुरू हो गई उसमें से जो पोर्शन वाइज अध्ययन शुरू हो गया। फिर जैसे एलोपैथी में विषय है उसके अनुसार आयुर्वेद का पोर्शन तैयार किया गया। वहां पे शारीर रचना, वहां पे एनाटॉमी है तो हमारे यहाँ शारीर रचना किया, वहां पे फिजियोलॉजी है तो यहाँ शारीरिक क्रिया किया, वहां पे मेडिसिन है तो यहाँ काय चिकित्सा किया, वहां पे पेडियाट्रिक है तो यहाँ बाल रोग किया। और इस पद्धति से आयुर्वेद का पोर्शन विषयों में डिवाइड कर दिया। ये स्वातंत्र के पूर्व ऐसा नहीं था। स्वातंत्र के पूर्व, उससे भी एक 20-30 साल पहले पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद का अध्ययन गुरुकुल पद्धति से ही होता था। आपको 2 उदाहरण में इसके लिए बताऊंगा। चरक के ऊपर एक सबसे आखिरी जो टीका है, लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट जो टीका है चरक के ऊपर, उसका नाम है चरक प्रदीपिका और उसके जो टीकाकार है
वो है ज्योतिष चंद्र सरस्वती। उसके बाद उनके टीका के बाद में अभी संस्कृत विषय में, मतलब संस्कृत में लिखी गई टीका उसके बाद में नहीं आई है। तो ये सबसे आखिरी टीका चरक के ऊपर की इन 20th सेंचुरी वो टीका आई थी, मतलब 1923 1922 इसके समय में ये टीका पब्लिश हुई थी। और उनके ही समय में वैद्य गणनाथ सेन बंगाल में वो भी प्रैक्टिस करते थे, और बंगाल की बहुत बड़ी परंपरा आयुर्वेद की रही है। कविराज की परंपरा उनको कहते हैं। तो जैसे गंगाधर राय है, चक्रपाणी दत्त है, योगींद्रनाथ सेन है, गंगा प्रसाद सेन है, द्वारकानाथ सेन है, ज्योतिष चंद्र सरस्वती है, हारान चंद्र चक्रवर्ती है। तो ये सारे जो लोग थे ये बहुत मूलगामी कार्य वहां करते थे। इन हर एक का गुरुकुल था। गंगाधर जी का गुरुकुल था मुरादाबाद में, चक्रपाणी दत्त का गुरुकुल था, नारायण दत्त जी का गुरुकुल था, भानुदत्त का गुरुकुल था, हरान चंद्र चक्रवर्ती जी का गुरुकुल था, और सभी अध्ययन गुरुकुल पद्धति से ही अध्ययन करते थे। पर गणनाथ सेन ने सबसे पहले शुरुआत की कि जिस पहला पूरे भारतवर्ष में एलोपैथी का जो पहला कॉलेज है एमबीबीएस का, वो कलकत्ता में शुरू हुआ। और गणनाथ सेन जी ने जो मूलतः गुरुकुल पद्धति से आयुर्वेद सीखे हुए थे, उन्होंने फिर उस कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ऐसा सुझाव रखा था कि जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं उस समय और जिन्होंने आयुर्वेद सीखा है उनको इजी एडमिशन देंगे एलोपैथी के कोर्स में। ऐसा उन्होंने किया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन साइंसेस विच वॉज वेरी प्री प्लान बाय इंग्लैंड गवर्नमेंट। ये आप सबको पता है, अभी इतिहास से छुपा नहीं गया है। तो उन पहले बैच में गणनाथ सेन थे। फिर उनको एलोपैथी का पढ़ाई करते समय उनके ऊपर एलोपैथी का पूरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, और उन्होंने फिर सोचा कि क्या आयुर्वेद की रचना भी हम एलोपैथी की तरह से कर सकते हैं, रीरचना मतलब स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एनाटॉमी का उसमें पहला प्रयोग किया कि कैसे आज हम पढ़ते हैं। किसी का तो माइक चालू है, मैं एक नम्र विनंती है मेरी कि आप प्लीज आपका माइक म्यूट करके रखिए। तो उन्होंने हर आयुर्वेद के जो हमारे एलोपैथी के शारीर भाव थे, सॉरी एनाटॉमी के शारीर भाव थे, उन सभी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न स्टाइल से कोरिलेट करने की प्रयास शुरू किया। और फिर उसमें उस समय के किसी का तो माइक चालू है, प्लीज म्यूट योर माइक, इट इज डिस्टर्बिंग द लेक्चर। तो आज हम जो पढ़ते हैं एनाटॉमी में कि हर किसी पेशी का मतलब मसल का आयुर्वेदिक नाम हम पढ़ते हैं, ये नाम किसी भी संहिता में नहीं है। डॉक्टर सुषमा तिरमले, मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका माइक म्यूट करके रखिए। डॉक्टर तिरमले, थैंक यू वेरी मच। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने पहले एनाटॉमी का कोरिलेशन आयुर्वेद के शारीर भावों के साथ किया, और आयुर्वेद जो एलोपैथी के शारीर भाव थे, जो मसल्स है, नर्व्स है, उनको आयुर्वेदीय नामकरण किया। ऊर्ध्व अध पश्चिमिका, दीर्घ पेशिका, ऐसा नाम जो संहिता में कहीं पे भी नहीं है, ये इन्होंने किया। और इनके इस प्रयास को उस समय के जितने सारे गुरुकुल के जो टीचर्स थे, जैसे ज्योतिष चंद्र सरस्वती थे, योगींद्रनाथ सेन थे, इन्होंने कड़ा विरोध किया कि आप आयुर्वेद, पर वो हुआ नहीं। फिर गणनाथ सेन जी ने एक किताब लिखी है प्रत्यक्ष शारीरम नाम की, वो भी अभी तक हमारे एनाटॉमी के पोर्शन में प्रथम क्रमांक पे वो रहती है। और सीसीएम ने जब पोर्शन 1970 में रिक्रिएट किया, जो आयुर्वेद का बीएमएस का पोर्शन था, उस समय इस गणनाथ सेन जी के सारे विचारों को और बाकी के उनके सम विचार जो समान विचार के थे, जो एलोपैथी के प्रभाव से प्रभावित थे,
और उनको एलोपैथी की भाषा में आयुर्वेद सिखाने का जिनका स्वप्न था, ऐसे जो उस समय के लोग थे जो कोरिलेशन करना चाहते थे और आयुर्वेद को एलोपैथी की भाषा में रखना चाहते थे, उनके हिसाब से ये आयुर्वेद का नया पोर्शन तैयार किया गया। वहां पे कहीं पर भी संहिता को प्राधान्य दिया गया नहीं था। आज भी सीसीआईएम के पोर्शन में संहिता को कहीं पर भी प्राधान्य नहीं है। एक विषय के स्वरूप में वो पढ़ाया जाता है और उसको 3 भाग में विभाजित किया है। मस्ट टू नो, डिजायर टू नो और इफ यू वांट टू नो, मतलब आपको पढ़ना है तो पढ़िए या फिर छोड़ दिया तो भी चलेगा। तो मैं जब बीएमएस कर रहा था तो शारीर स्थान, यू विल नॉट इमेजिन, शारीर स्थान पूरे पोर्शन में कहीं पर भी कंपलसरी नहीं था, ना पूर्वार्ध में ना उत्तरार्ध। एक तो चरक का ऐसे 2 भाग नहीं है कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये सीसीएम के पोर्शन में ये सेकंड ईयर में पूर्वार्ध और थर्ड ईयर में उत्तरार्ध ऐसा डिवाइडेशन करके रख दिया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे संहिता का अध्ययन करना ये बंद हो गया। डॉक्टर श्रावणी त्रिपाठी जी, प्लीज आपका माइक म्यूट करके रखिए। तो धीरे धीरे संहिता का अध्ययन करना बंद हो गया। टेक्स्ट बुक्स निकलने शुरू हो गए आयुर्वेद में, हर एक विषय का टेक्स्ट बुक निकला। चरक के भी टेक्स्ट बुक निकले, चरक के भी एमसीक्यू के बुक्स निकले, चरक के भी जितने महत्व के टॉपिक है उतने ही पढ़ो ऐसे भी किताबें आई चरक के, पूरा चरक पढ़ने के बगैर। और लोग, मतलब मुझे तो कई लोग ऐसे पता है कि जो सिर्फ चरक की अनुक्रमणिका पढ़ के चरक पास हुए हैं, चरक विषय पास हुए। और चरक संहिता ये चिकित्सा का ग्रंथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़कर चिकित्सा करते थे, इनका अध्ययन बंद होके चरक संहिता एक दो सेकंड ईयर में 90 मार्क का और थर्ड ईयर में 90 मार्क का एक विषय मात्र रह गया। और सबसे बोरिंग विषय, कोई पढ़ाने वाला भी ठीक से संहिता पढ़ाता नहीं है, बोरिंग विषय है। सोने का मतलब क्या कहते हैं, दिन भर के सारे लेक्चर में जहां पे आसानी से हम सो सकते हैं, ऐसा लेक्चर मतलब चरक संहिता का लेक्चर ये कीमान 70-80 साल तक चल रहा है। और इसके कारण संहिता ये नॉन क्लिनिकल हो गई। सीसीआईएम के पोर्शन में ही संहिता को नॉन क्लिनिकल कहा गया और आज ये जरूरत आ गई है कि संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन बताने की जरूरत आ गई है। ये बड़ी दुर्दैव की बात है और इसलिए ये विषय लिया कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि चरक का कुछ एप्लीकेशन भी हो सकता है। ये तो बस हमें सूत्र कंठस्थ करने हैं, रटना है और पेपर में उसका वर्णन करके लिखना है और पास होना है। बाद में कौन चरक पढ़ेगा? इतना कोई चरक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओपीडी में कहां चरक की जरूरत लगती है? ऐसे प्राय सब जगह है। साउथ इंडियन कहते हैं कि हमारा विश्वास सिर्फ अष्टांग हृदय पर है। नॉर्थ इंडियन कहते हैं कि चरक संहिता का बहुत बड़ा मंडन करते हैं, उसकी यात्रा निकालते हैं, पर पढ़ता कोई नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में संहिता का अध्ययन एक मजाक के स्वरूप में रह गया। ये बहुत दुर्दैव की बात है। पर मैं जो देख रहा हूं कि जब मैं बीएमएस में था, मैं यूजी में था, तब कोई अगर संहिता पढ़ता था तो हंसते थे लोग। मतलब मैं पढ़ता था तो मेरे कलीग्स हंसते थे, क्या आप आयुर्वेद लेके बैठते हो, इससे कुछ पेट भरने वाला थोड़ी है। अच्छा आप जरा डेविडसन पढ़ो, हैरिसन पढ़ो, तो आपको ओपीडी चलेगी, आपकी जीपी चलेगी, आपका घर उसके ऊपर ही चलता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर क्या चलता है? और हंसते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज गए 10-12 साल में मैं देख रहा हूं कि कई जगह पे संहिता को चिकित्सा की दृष्टि से पढ़ाने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। कई जगह पे लोगों को संहिता का अध्ययन का महत्व समझने लगा है। ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं, निरूपण चलते हैं, कई लोग मूल संहिता लेकर पढ़ते हैं। कई विद्यार्थी मुझे अभी ऐसे पता है कि जो टीका लेकर टीका के साथ चरक पढ़ते हैं।
उनका विश्वास उसके ऊपर है। संख्या कम है ऐसे लोगों की, पर ऐसे लोग अभी तैयार हो रहे, और मैं बहुत आनंदित हूं और बहुत उत्साहित हूं कि नई पीढ़ी इसमें तैयार है। जो पुरानी पीढ़ी है, पुराने लोग हैं, उनका हम नहीं बदल पाएंगे अभी। जैसे स्वभाव परमवाद में कहा है कि जो धातु विषम हो चुके होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और समानों की हमें संतान परंपरा नहीं करनी पड़ती है, और जो सम परमाणु है वो नया तैयार होगा, और विषम परमाणु अपने आप कालतः नष्ट हो जाएंगे। तो ये स्वभाव परमवाद से ही जिनकी संहिता के ऊपर विश्वास नहीं था, ये अब कालबाह्य हो रहे, और जो संहिता को लेकर उसका क्लिनिकली आपने एक हाथ में संहिता और एक हाथ में चिकित्सा ऐसा लेकर ऐसा पढ़ाता है कि देखो संहिता में ये सूत्र है और ये रुग्ण है, देखो ये सूत्र में जो वर्णन किया है ये इस रुग्ण में शब्दशः मिलता है, ऐसे दिखाने वाले लोग आज हैं, और उनके पास जाके लोग पढ़ते हैं। आज 5 मिनट में क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता के लिए ये पूरी जो विंडो है गो टू मीटिंग की, ये फुल हो गई, मीटिंग फुल हो गई। यही संहिता के ऊपर जो विश्वास बढ़ रहा है उसका द्योतक है। हम तो नाम मात्र है। मैं गए 12 साल से धर्माधिकारी सर के साथ में प्रयास चल रहा है, ये नाम मात्र प्रयास है, ऐसे कई लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले 20 साल में या आगे आने वाले 50 साल में पूरी दुनिया चरक संहिता पढ़ेगी, पूरी दुनिया वाग्भट पढ़ेगी, पूरी दुनिया सुश्रुत पढ़ेगी, और उसका एप्लीकेशन होगा। मैं अनुभव के साथ ये कह रहा हूं कि गए 3 महीने में मैंने 50 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट देखे हैं। उनका उनका जो अभ्यास किया है, उनकी चिकित्सा की है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि चरक संहिता में जो ज्वर चिकित्सा अध्याय में ज्वर के सन्निपातिक जो ज्वर के प्रकार बताए हैं 13, और ज्वर की जो धातुगतावस्था जो वर्णन की है चरक में, और विसर्प चिकित्सा अध्याय जो वर्णन किया है उसका सूत्रों में जो वर्णन है उसका शब्दशः लक्षण और लक्षण के साथ रुग्ण में दिखाई देता है। बुक पिक्चर मिलता है कोरोना में, बुक पिक्चर धातुगतावस्था का। ज्वर की धातुगतावस्था जो है उसका बुक पिक्चर कोरोना के कई रुग्णों में देखने को मिलता है। ये चरक संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन है। आप आज के जमाने में हम देखेंगे कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर कोविड के लिए चरक संहिता में क्या लिखा है। हाँ, चरक संहिता में कोविड का उल्लेख नहीं है, शब्द नहीं है, पर ऐसे अनुक्त ज्वरों को कैसे ठीक करना चाहिए इसका समुचित वर्णन चरक संहिता में है, समुचित वर्णन है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो यूट्यूब पे शेयर किया था, फेसबुक पे भी शेयर किया था, आप बाद में देख लीजिए। हम आज के लेक्चर में इसका विषय देने वाले हैं। तो ये आज काल की जरूरत है कि संहिता जो पढ़ानी है वो संहिता चिकित्सा की दृष्टि से पढ़ाना चाहिए, ना कि साहित्यिक दृष्टि से। चरक संहिता में कितने स्थान है, कितने अध्याय है, कितने शब्द है, कौन सा शब्द कितने बार आया है, व्याकरण क्या है, कौन से विभक्ति का प्रयोग किया है, ये अध्ययन करना है वो अल्प स्वरूप में आपको बाद में कीजिए, पर आपको चरक पढ़ना है तो वो चिकित्सा की दृष्टि से ही पढ़ना चाहिए। हर एक वाक्य चरक में जो वर्णन किया है वो चिकित्सा की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। वो चाहे जनपद ध्वंस का वर्णन हो, चाहे पुनर्जन्म का वर्णन हो, मोक्ष का वर्णन हो, व्याधि चिकित्सा में जो वर्णन किए सारे व्याधियों का वर्णन हो, सिद्धि स्थान में वर्णन किए पंचकर्मों का वर्णन हो, सूत्र स्थान में वर्णन किए वो है अग्र का वर्णन हो, या प्रमाणों का वर्णन हो, सभी का वर्णन जो जो चरक संहिता में है वो हमें चिकित्सा की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। हमारे दिमाग में चिकित्सा चाहिए और उसकी दृष्टि से चरक पढ़ना चाहिए, तभी चरक को क्या कहना है हम समझ पाएंगे। अब साहित्य की दृष्टि से चरक पढ़ोगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आनंद होगा कि अरे चरक में गद्य के इतने प्रकार वर्णन किए, चरक में पद्यों के इतने वर्णन किए हैं, चरक में ये छंद वर्णन किया है,
चरक ने खुड्डाक शब्द 2 बार उपयोग में लाया है, यह आनंद है, ठीक है, एक अभ्यास का विषय हो सकता है। मैं भी करता हूं कि चरक में जो कई शब्द ऐसे हैं, अनुबंध शब्द है, अनुबंध, ये अनुबंध शब्द चरक में 7 अर्थों से आया है, अलग अलग अर्थों से। प्रकृति ये शब्द चरक में 5 अर्थों से, अलग अलग अर्थों से आया है। रस ये शब्द तो कई अर्थों से आया है। यह अध्ययन का विषय हो सकता है और करना भी चाहिए, पर चरक का जो मूल अध्ययन करना है वो चिकित्सा की दृष्टि से ही करना चाहिए। चरक ये साहित्य का ग्रंथ नहीं है। दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए, दार्शनिक अध्ययन करना चाहिए, पर वो हमारे मूल अध्ययन को सपोर्टिव स्वरूप में होना चाहिए। वो मूल अध्ययन के लिए हमारा सपोर्टिव होना चाहिए। पर मूल अध्ययन कैसे होना चाहिए? हर एक सूत्र का चिकित्सा की दृष्टि से विचार करना चाहिए। आज के इस व्याख्यान में हम ऐसे कुछ विषय देखने वाले हैं कि जो देखते समय ऐसा लगता है कि यार इसका क्या महत्व है, पर इसको डीकोडिंग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। डीकोडिंग कैसे करना चाहिए? देखिए, हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये आयुर्वेद के पदार्थ है। उसमें अभाव नहीं वर्णन किया है, 6 पदार्थ बताए। आप मुझे एक सूत्र बताइए चरक में, वाग्भट में, सुश्रुत में कि कहां पे इनको पदार्थ कहां है। मैं आपको 2 वीक की मोहलत देता हूं, आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और मुझे एक सूत्र ऐसा बताइए कि जहां पे ऐसा वर्णन किया है कि द्रव्य गुण कर्म, चरक में क्रम अलग है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिम आस्थितः, ऐसा सूत्र प्रथम अध्याय में है। पर यहां पे भी चरक ने उनको आयुर्वेद के पदार्थ ऐसा नहीं कहा है, पर हमें पढ़ाया जाता है। कहां पे लिखा है सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म समवाय विशेष ये आयुर्वेद के पदार्थ है? कहां लिखा है? मुझे तो कहीं नहीं मिला ऐसा सूत्र। पदार्थ क्या है? पदार्थ मतलब कोई भी शास्त्र जिस भाषा में वर्णन किया जाता है उसको पदार्थ कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, मतलब अगर हम संगीत सीखने के लिए जाएंगे तो हम कौन से शब्दों में उसका व्यवहार करेंगे कि सुर कौन सा है, ताल कौन सा है, मात्रा कौन सी थी, निषाद क्या है, पंचम क्या है, गांधार कौन सा था, सारे गम पधनिसा, ये संगीत शास्त्र के पदार्थ है। क्योंकि सारे गम पधनिसा में ही संगीत शास्त्र का व्यवहार होता है। अगर हम पाक शास्त्र सीखने के लिए जाएंगे, पाक शास्त्र मतलब स्वयं पाक करना, मतलब खाना बनाने का जो शास्त्र है जिसको सूद शास्त्र कहा जाता है, ये अगर हम सीखने के लिए जाएंगे तो हम कौन सी भाषा में बोलेंगे कि अग्नि कितना रखना है, ईंधन कितना देना है, पाक कितना करना है, मृदु पाक करना है, खर पाक करना है, मध्यम पाक करना है। फिर उनके पदार्थ अलग अलग, पुपलिका है, अपूप है, पूरिका है, लड्डूक है, कई सारे भाषा है। ये सारे भाषा में वर्णन करना ये उसके पदार्थ है। न्याय शास्त्र किसके लिए वर्णन किया गया है? न्याय शास्त्र का उद्देश्य क्या है? दर्शनों का उद्देश्य क्या है? इस सृष्टि की जो हमारे जो सबोती जो सृष्टि है उस सृष्टि का मूल समझना, ये दर्शनों का उद्देश्य है। मीमांसा का उद्देश्य है, वेदांत का उद्देश्य है, वेदांत का अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है ये समझना है।
तो योग शास्त्र में योग शास्त्र में क्या उद्देश्य है कि स्वस्वरूप समझना, सृष्टि का और मेरा योग क्या है ये समझना, ये योग शास्त्र का मूल उद्देश्य है। वैसे न्यायशास्त्र, न्याय वैशेषिकों का जो उद्देश्य है, उसके लिए वो जिन भाषा में वर्णन, जिन पदों में वर्णन करते हैं, वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इनके इन पदों के साथ वो वर्णन करते हैं, इसलिए वो उनके पदार्थ हैं। पर आप आयुर्वेद का अगर विचार करेंगे तो आयुर्वेद कौन से पदों के साथ वर्णन करता है? तो वो दोष धातु मल, इनके साधन से सभी घटकों का वर्णन करते हैं। इसलिए आयुर्वेद के पदार्थ ये दोष धातु मल है, सामान्य विशेष समवाय अभाव ये नहीं है। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय अभाव ये जो घटक है, इनके साथ इन्होंने, मतलब उन ऋषियों ने इस तंत्र में जो जो विधियां वर्णन की है उनका क्रिएशन किया। ब्रह्मा से लेके इंद्र तक ये सामान्यादि भाव ही पढ़ाए गए थे, और इंद्र ने ऋषि मुनियों को इन सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय अभाव इनका विचार करके आरोग्य की दृष्टि से, व्याधि की दृष्टि से जो जो सिद्धांत है वो कैसे प्रस्थापित करना चाहिए, इसका ज्ञान प्रदान किया। और इन ऋषियों ने इन सारे विधियों का निश्चय किया, इसमें कई पीढ़ियां गई है। तो आयुर्वेद के पदार्थ दोष धातु मल है। इसलिए आयुर्वेद, वाग्भट कहते हैं, चरक में भी वर्णन किया है। वाग्भट जी तो सूत्र संघ के 12वें अध्याय में एक सबसे महत्व का वाक्य कहते हैं। ये वाक्य हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आपके क्लिनिक में जहां पे आप बैठोगे, आपके टेबल पे, तो आपके सामने वाले वॉल पे ये वाक्य बड़ी लाइन में लिख के रखना चाहिए। वो वाक्य है वाग्भट जी का। यस, एग्जैक्टली, डॉक्टर उदित जी ने मैसेज किया है। वो वाक्य है, दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, मतलब दोष ही सभी व्याधियों की उत्पत्ति करने वाले एकमात्र कारण है। मतलब व्याधि के हेतु कौन है? विकृत दोष। आप कहेंगे कि कोरोना में किसका विचार करना चाहिए, डेंगू में किसका विचार करना चाहिए, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, एड्स, इन्फ्लुएंजा, और क्या, और जितने सारे ये सार्स है, इनमें क्या विचार करना चाहिए? जो अनुक्त व्याधि है उनमें विचार क्या करना चाहिए? उनमें विचार हमें यही करना चाहिए कि दोष कौन सा विकृत है और कौन से दोष ने कौन से दुष्य को विकृत किया है। मैं आप कहोगे कि आप आपकी मनगढ़ंत बात बता रहे हो, ऐसा कहां बताया है? तो वाग्भट का तो वाक्य मैंने आपको बताया, दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। अब मैं आपको चरक ने क्या बताया है, सबके लिए बताया है। वो कहते हैं, योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में, अध्याय पूरा खत्म होने के समय में चरक कहते हैं, सूत्र नंबर 291 में, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, अध्याय 30, योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय, सूत्र नंबर 291, और सूत्र ऐसा है, रोगा ये अपि अत्र न उद्दिष्टा। मतलब हमने प्रथम अध्याय से लेकर 30वें अध्याय तक कई व्याधियों का विचार किया, और इन सभी व्याधियों का हमने हेतु, लक्षण और चिकित्सा, ऐसे त्रिस्कंधात्मक वर्णन हमने किया है। पर वो आगे कहते हैं कि यहां पे कई व्याधि हम बता नहीं पाए। देखिए, पूरा 30 अध्याय में सविस्तर वर्णन करने पर भी चरक क्या कहते हैं?
सभी व्याधियों का हमने वर्णन नहीं किया है। क्यों? बहुत्वात् नाम रूपतः, उनके नाम और रूप बहुत है, अपरिसंख्येय है। इसलिए तेषामापि एतदेव, ऐसे जो अनुक्त व्याधि है जिनका वर्णन हमने संहिता में किया ही नहीं है पर वो व्याधि मिलते हैं, ऐसे व्याधियों का क्या करना चाहिए? दोषादीन वीक्ष भेषजम, दोषादि का विचार करके फिर चिकित्सा करनी चाहिए। उसी सूत्र के आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए सूत्र बहुत महत्व, देखिए ये कोई किसी भी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा। मैं आपको बेट लगाता हूं कि कौन से कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा। मतलब चरक संहिता के लेक्चर में तो ये कोई नहीं पढ़ाएगा, अनुभव के साथ में बताता हूं। क्या बताएंगे योनियोपथ चिकित्सा अध्याय में? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र लिख लीजिए, और एग्जाम के लिए ऐसे क्यों कहा आएगा, एलए क्यों कहा आएगा, इतना करिए बस हो गया। पर ये जो चरक जी ने सारे अनुक्त व्याधियों का सूत्र बताया है, क्या ये क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है चरक संहिता के सूत्रों का? आज हमें करने की जरूरत पड़ती है। आगे कहते हैं चरक सूत्र नंबर 292 में योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में कि दोष दुष्य निदानानाम विपरीतम हितम ध्रुवम उक्त अनुक्तान गदान सर्वान सम्यक युक्तम नियच्छति। जो व्याधि और व्याधि की अलग अलग अवस्थाएं जो हमने खुद वर्णन करके रखी है चरक में, उक्त और अनुक्त भी जिसका वर्णन हमने नहीं किया है, फिर भी ऐसे व्याधि मिलेंगे आपको। कोविड, सार्स, चिकनगुनिया, डेंगू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एड्स, कैंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, टाइप 2, रेनल टॉनिक रेनल फेल्यूर, एक्यूट रेनल फेल्यूर, वेरिकोज वेन्स, लीवर सिरोसिस, ये सारे अनुक्त व्याधि है। इनका वर्णन प्रत्यक्ष संहिता में उसी स्वरूप में नहीं किया है। तो इनका विचार कैसे करना चाहिए? 3 चीजों का विचार करना चाहिए, दोष, दुष्य और हेतु। मैं नहीं कह रहा हूं, ये चरक कह रहे हैं। दोष, दुष्य और निदान, इनका विचार कीजिए और बस इनके विपरीत चिकित्सा कर दीजिए। दोष दुष्य निदानानाम विपरीतम हितम ध्रुवम उक्त अनुक्तान व्याधीन सर्वान सम्यक युक्तम प्रयच्छति। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोष ढूंढिए, कौन सा दोष विकृत हुआ है, कौन से हेतु से कौन सा दोष विकृत हुआ है, वो हेतु बंद कर दीजिए। हेतु के गुण निकालिए, जो दोष विकृत हुआ है उसका कौन सा गुण विकृत हुआ है वो निकालिए और उसके विपरीत चिकित्सा दीजिए। इससे अगर थोड़े ठीक हो गया, थोड़ा रह गया, तो दुष्य कौन सा विकृत है, कौन से धातु को विकृत किया है, उसकी चिकित्सा कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ये सभी व्याधियों के लिए बताया है। फिर कहते हैं सूत्र नंबर 320 उसी अध्याय में, योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में सूत्र नंबर 320, पूरा ध्यान रख के बात में जो कह रहा हूं वो सुनिए। योग ही एवं चिकित्सन देशादि अज्ञः अपराध्यति। क्या वाक्य है? देखिए, पूरा चिकित्सा स्थान वर्णन करने पर, कई हजारों कल्प वर्णन करने पर चरक ये कह रहे हैं। कितने कल्प है चरक में? संख्या पता है किसी को? कितने कल्पों का वर्णन किया है चरक में? पता है किसी को? पूरे चरक में, सिर्फ चिकित्सा स्थान में नहीं, 120 अध्याय में कितने कल्पों का वर्णन किया है? एनी गेसेस? कम से कम 30 से 40 हजार कल्प वर्णन है, अलग अलग अवस्था में।
1950 ये जो संख्या बता रहे हैं वो बड़े कल्प है, और छोटे छोटे कल्प जिसके अवस्था के अनुसार अलग अलग प्रकार वर्णन किए हैं, अगर वो हम करते बैठेंगे द्रव्यों के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार, तो कम से कम 30,000 से ज्यादा कल्प अकेले चरक संहिता में वर्णन है। इतने सारे कल्प वर्णन करने पर चरक क्या कहते हैं? जैसे ये वाक्य हमें समझता है, ऐसा लगता है कि किसी ने कान में गरम कोई धातु अंदर डाल दिया है, गरम शीशा, शीशम कहते हैं ना, लीड, तो उबलता हुआ लीड किसी ने हमारे कान में डाल दिया है, और हमारा पूरा जो ध्यान है, पूरी मतलब सिरे से घूम के स्थिर होता है। क्या कहते हैं वो? योग ही एवं चिकित्सन देशादि अज्ञा अपराध्यति। जो व्यक्ति देश, वय, काल, दोष, दुष्य, भेषज, ऋतु, लिंग, वय, काल, बल, अग्नि, आम, इनका विचार न करते हुए सिर्फ योग का विचार करता है कि इस व्याधि में ये योग देना है, इसमें ये योग देना है। प्रतिशय हुआ तो सितोपलादि, अर्श हुआ अर्श कुठार, कास हुआ कास कुठार, उदर हुआ उदर कुठार, श्वास हुआ श्वास कुठार, ऐसा विचार करता है। और जो देश, दोष, भेषज, अग्नि, आम, इनका विचार नहीं करता है, वो क्या करता है? अपराध्यति, वो अपराध करता है। चक्रपाणी जी ने इसको जरा थोड़ा सा डाइल्यूट करके बताया है कि ये डायरेक्ट अपराध करता है, ऐसा बोला है, फ्रॉड करता है वो। जो दोषादि का विचार नहीं करता है, जो सिर्फ कल्पों का विचार करता है, वो क्या है? अपराध करता है। सुश्रुत क्या कहते हैं पता है इसको? ते तस्करहा, वो चोर है। चक्रपाणी जी ने इसको थोड़ा डाइल्यूट किया और वो कहते हैं अपराध्यति इति न इप्सितम साधयति। उसको, वैद्य को जो इप्सित है, मतलब व्याधि पूरा नष्ट करना और व्याधि का अपुनर्भव न होना, ये उसको साध्य नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं उसी अध्याय में सूत्र नंबर 326 में, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तस्मात् दोष औषधादीनि परीक्ष दश तत्वतः कुर्यात् चिकित्सितम प्राज्ञः न योग ही एव केवलम। सिर्फ कल्प ही चिकित्सा नहीं है। कल्प यूज करना मतलब आयुर्वेद नहीं है। सूट शेखर दिया, सितोपलादी दी, गंधर्व हरितकी दी, आरोग्यवर्धिनी दी, 40 आदि वटी दी, श्वास का चिंतामणि दिया, वात विध्वंस दिया, प्रवाह पंचामृत दिया, महावात क्या बृहत्वात चिंतामणि दिया, मतलब मैंने आयुर्वेद की चिकित्सा की, ये भ्रम है। दिस इज नॉट आयुर्वेद। तो प्राज्ञ कौन है? जो दोष, औषध, वय, काल, अग्नि, आम, सार, सत्व, बल, इनका सूक्ष्म विचार करते हुए, हेतु रह गया, हेतु का सूक्ष्म विचार करते हुए फिर औषधि की योजना करता है, वही प्राज्ञ है। आयुर्वेद को ये अपेक्षित है। हाँ, कौन सा रिपोर्ट लाया है? रिपोर्ट में डायबिटीज मेलेटस, बीएसएल फास्टिंग 200, पोस्ट पैंड्रम 350, ये डायबिटीज है। चलो इसको डायबिटीज की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। क्या देंगे? चंद्रप्रभावटी और यव का आहार शुरू कर देते हैं, और कई ऐसे बड़े बड़े कल्प, प्रमेह विध्वंसवटी तैयार करेंगे, नया कोई कल्प, और दे देंगे। यह आयुर्वेद नहीं है। सीरम यूरिया
बढ़ा है, इंक्रीज सीरम यूरिया, लगे लगे वात रक्त शुरू कर दिया, सिंहनाथ गुग्गुळ, त्रिफळा गुग्गुळ, पंचरिक्त घृत गुग्गुळ, स्नेहन स्वेदन, और इससे भी कुछ नहीं हुआ, फिर साइलेंटली वोयोराम दे देते हैं, पैरासिटामोल दे देते हैं। एक वैद्य मुझे पता है ऐसे कि जो कहते हैं कि पैरासिटामोल ये तिक्त रस का है, और स्वेदन का पैरासिटामोल का सेवन करने पर स्वेद प्रवर्तन होता है, इसलिए जोरग्न है, या आयुर्वेद का द्रव्य आप दे सकते हो। अब ये सही है गलत, ऐसा विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बहुत अल्प व्यक्ति हूं, मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जो चरक ने कहा है, जो वाग्भट ने कहा है, जो सुश्रुत ने कहा है, उसका विचार पहला कीजिए, पहले वो पढ़िए तो सही क्या कहते हैं वो, खोलिए रोज एक पेज, सिर्फ एक पेज रोज पढ़िए। चरक में सिर्फ 700 पेजेस है, अराउंड 700 पेजेस है। 700 दिन में मतलब कितने, 2 साल में आपका पूरा चरक सिर्फ एक पेज पढ़ा तो हो जाएगा, एक बार पढ़ के। पर पढ़ना चाहिए, सिर्फ 15 मिनट दीजिए चरक के लिए, चरक सुश्रुत वाग्भट कोई भी कुछ भी संहिता, पर वो मूल संहिता पढ़िए। अब चरक कहते हैं कि विचार कैसे करना चाहिए, इसका क्लिनिकली, संहिता का क्लिनिकल उपयोग कैसे करना चाहिए। तो सबसे महत्व का अध्याय जो शुरुआत में पढ़ना चाहिए वो है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 20 महारोगाध्याय। उस महारोगाध्याय में चरक ऐसा कहते हैं कि हमें क्या पढ़ाया जाता है, दधि सेवन किया तो दधि सेवन से प्रतिशय हुआ, हम चिकित्सा क्या करेंगे, सीतोपलादि, तालिसादि, टंकण, लक्ष्मी विलास या और कुछ द्रव्य, और किसी से ठीक नहीं हुआ तो एलोपैथी के द्रव्य तो है ही, है कि नहीं। तो चरक क्या कहते हैं कि हेतु डायरेक्ट व्याधि को उत्पन्न नहीं करते हैं कभी भी। हेतु के 2 प्रकार माधव निदान ने वर्णन किए हैं, एक है दोषों के हेतु और दूसरे है व्याधि हेतु। तो डायरेक्ट व्याधि को विकृत करने, डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न करने वाले जो हेतु है, जो व्याधि हेतु कहे जाते हैं, वो बहुत रेयरली मिलते, जैसे वात रक्त में हेतु वर्णन किए हैं, या फिर अर्श में उत्कटकासन जैसा हेतु है। ये जो हेतु है डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न करने वाले हैं, पर प्रायः 99% हेतु जो होते हैं वो दोष प्रकोप के हेतु होते हैं। अब कोई भी अध्याय निकालिए निदान का, चिकित्सा का, किसी भी संहिता में से, वो क्या वर्णन करेंगे, उसके हेतु देखिए, उन हेतु में वर्णन करने पर आखिरी लाइन होगी तद हेतवाः वातः प्रकोपम आपद्यते, एतै हेतुभिः पित्तम प्रकोपम आपद्यते, एतै हेतुभिः श्लेष्मः प्रकोपम आपद्यते। इन हेतुओं से जो वर्णन किए हेतु, इनसे वात प्रकोप होगा या पित्त होगा या कफ प्रकोप होगा, और फिर वो वात महास्रोतस में वात प्रकोप होगा या अमाशय में कहां पे होगा ये वर्णन करते हैं। फिर आगे की संप्राप्ति की घटना होती है और फिर व्याधि के लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए चरक जी ने सूत्रस्थान के 20वें अध्याय में, मैं आप सभी को एक ऐसा कहूंगा कि चरक पढ़ना है, चरक समझना है, तो चरक समझने की एक पद्धति होती है, उसमें से कुछ अध्याय पहले पढ़ने चाहिए, जिसमें सूत्रस्थान का 12वां अध्याय है, सूत्रस्थान का 17वां अध्याय है, ये पहले पहले पढ़ने चाहिए। उसी प्रकार सूत्रस्थान का 20वां अध्याय जो है महारोगाध्याय, ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और फिर वाग्भट जी का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने चरक और सुश्रुत के से विषय लेकर कालतः उनको वर्णन करके क्रमशः बताया है। ये वाग्भट जी का बहुत महत्व का कार्य है। तो इस 20वें अध्याय में चरक कहते हैं कि निज व्याधि के हेतु क्या है, निज व्याधि के हेतु है दोष वैषम्यम, मतलब हेतु आहार और विहार्य हेतु से
पहले दोषों का वैषम्य होगा और दोष वैषम्य के कारण व्याधि निर्माण होगा। आगंतु में क्या होता है? आगंतु में उन्होंने हेतु बताया, आगंतु के नख, दंश, दशन, पतन, अभिचार, अभिशाप, अभिशंग, अभिघात, व्यध, बंधन, वेष्टन, पीडन, रज्जु, दहन, शस्त्र, अशनि, भूत, उपसर्ग आदि। इन हेतुओं से जब तक दोष विकृत नहीं होते, मैं जो कह रहा हूं मेरा वाक्य ध्यान से सुनिए, आगंतु व्याधि में भी आगंतु हेतु के सेवन करने पर जब तक दोष विकृत नहीं होते हैं तब तक उसको व्याधि संज्ञा नहीं दी जाती है। जब तक दोषों की विकृति नहीं होती है तब तक आगंतु हेतु के बाद सिर्फ लक्षण मिलते हैं। मतलब शस्त्र का आघात हो गया तो व्रण उत्पन्न होगा, वहां वेदना होगी, वहां पे शूल होगा, वहां से रक्तस्राव होगा, दाह होगा। पर जब तक वहां पे दोषों की विकृति से पाक, दाह आदि आगे के ज्वर आदि लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक उसको व्याधि नहीं कहा जाता है, वो लक्षण रहेगा। संदर्भ है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 20 सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4 इसमें वर्णन किया है। और आगे कहते हैं सूत्र नंबर 7 में, देखिए आज हम ये रोज करते हैं या रोज हमें मिलता है, पर ये चरक में वर्णन है, ये हमें स्पेसिफिकली बताया जाता है, देखो यहां वर्णन है। क्योंकि हमें चरक कैसे पढ़ा जाता है? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। एग्जाम में कितना महत्व का है उतना ही पढ़ाया जाता है। तो ये जो सूत्र होते हैं इनके ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता है। क्या कहते चरक? आगंतु ही व्यथा पूर्वम, आगंतु व्याधि में पहले सिर्फ व्यथा होती है। और आगे जघन्यम मतलब आगे वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति। देखो आगंतु में भी पहले सिर्फ व्यथा होती है और फिर बाद में दोषों का वैषम्य उत्पन्न होता है, तभी इसको आगंतु व्याधि कहा जाता है। आगंतु व्याधि में भी जब तक दोषों की विकृति नहीं होती है उसको व्याधि संज्ञा नहीं ली जाती। आगे कहते हैं निज हेतु, निज व्याधि में क्या होता है? प्रथमम वात पित्त श्लेष्मणः पूर्वम वैषम्यम आपादयति। पहले हेतु से पहले शारीर दोषों की विकृति होती है और उसके बाद जघन्यम बाद में व्यथाम अभिनिर्वर्तयन्ति, फिर व्यथा की निर्मिति होती है, शूल होता है या आगंतु का अनुबंध होता है। आज हमें व्यवहार में दिखा, कोविड क्या है, कोरोना क्या है? आगंतु कुछ एक सूक्ष्म जंतु है, भूत है, चरक उसको भूत कहते हैं। भूत मतलब सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म जीव, इसको भूत कहते हैं। और ये जो सूक्ष्म भूत है ये शरीर में कहीं से तो प्रवेशित होता है और जब शरीर के दोषों की विकृति होती है तब वो सिम्टोमेटिक हो जाता है। जब तक उस रुग्ण के शरीर में दोषों की विकृति नहीं मिलती है तब तक वो असिम्टोमेटिक होता है। यही तो मिल रहा है आज व्यवहार में। जो लोग कोविड के पेशेंट देख रहे हैं वो इस बात से शायद सहमत हो सकते हैं। जब तक दोषों की विकृति नहीं होती है तब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं होता है, और जब दोष विकृत होके दोषों को क्रमशः विकृत हो जाते हैं पेशेंट डिटोरिएट हो जाता है, आगे आगे जाता है पेशेंट। ये देखा है हमने। एक केस में आपके सामने रखना चाहूंगा। एक डॉक्टर है, आयुर्वेद की डॉक्टर है, उम्र 63-64 है। सारी जिंदगी नासिक जिले के पास के एक किसी गांव में उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस की, जीपी की। और अभी अभी उनको पता, मतलब ऐसा लगने लगा कि नहीं आयुर्वेद भी थोड़ा सा करना चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो वो आयुर्वेद की जीपी करना शुरू कर दिया। मतलब मेडिसिन एलोपैथी के कम हो गए, आयुर्वेद के बढ़ गए। सिद्धांतों का विचार नहीं है, मेडिसिन दे रहे हैं। उनको दुर्दैव से कोरोना हो गया।
और फिर वो मेरे भाई के अंडर, मेरा भाई चेस्ट फिजिशियन है, छोटा भाई, वो कोरोना का पेशेंट देख रहा है रोज, उसके अंडर एडमिट हो गए। पहले तो असिम्टोमेटिक थे, फिर धीरे धीरे सर्दी शुरू हो गई, खांसी शुरू हो गई, ज्वर प्रचेती शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे श्वास बढ़ने लगा, श्वास हो गया, फिर उनको 3 दिन के लिए वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा। तो हमने क्या किया है कि जैसे पेशेंट एडमिट होता है, हम एलोपैथी तो शुरू ही करते हैं, और उसके साथ में हम उनको आयुर्वेद के कुछ क्वाथ करके देते हैं। उसमें शीतवीर्य के द्रव्य हैं। जो आयुष का क्वाथ है, उससे कई सारे उपद्रव उत्पन्न हुए हैं, अर्श उत्पन्न हुआ है, पित्त प्रकोप होता है। तो उसमें हमने शीतवीर्य के, जैसे वासा है, उशीर है, ज्येष्ठमध है, मतलब यष्टि मधु है, अश्वगंधा है, अनंता सारिवा है, मतलब जो जो कंठ है और शीतवीर्य के हैं, ऐसे द्रव्य, कर्पूर है, ऐसे द्रव्य डाले, और इन किसी को चूर्ण स्वरूप में या किसी को क्वाथ स्वरूप में ऐसे हम शुरू करते हैं। तो उनको जैसे ही शुरू किया, उनका वेंटिलेटर कम हो गया, पर बाद में सिम्टम्स कम होने के बाद में उनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस बढ़ गया, अराउंड 75% पल्मोनरी फाइब्रोसिस था। और फिर हमने आयुर्वेदिक, वो बोले कि नहीं, अभी मुझे आप आयुर्वेदिक दवाई भी शुरू करो। तो आयुर्वेद में हमने श्वासकाश, चिंतामणि, सुदर्शन घनवटी, सीतोपलादी, तालिसादी, लक्ष्मी विलास, टंकण और नागवटी, इसका कॉम्बिनेशन पूरा करके पुड़ी में करके दिया। 3 दिन में सिर्फ उनको उनको जो श्वास लगता था वो कम हो गए, और अभी 50% पल्मोनरी फाइब्रोसिस उनका कम हो चुका है। क्या विचार किया हमने? मैंने क्या विचार किया? मैंने चरक ने जो बताया वही विचार किया। चरक कहते हैं, आगंतु ही व्यथा पूर्वम, आगंतु में पहले व्यथा होती है, फिर दोषों का वैषम्य होता है। हमें चिकित्सा किसकी करनी है? हमें आगंतु की, हमें कोरोना वायरस की चिकित्सा नहीं करनी है। हमें आप कितने भी उसका वैक्सीनेशन करो, उससे वो इरेडिकेशन नहीं होगा उसका। जब तक आप दोषों की चिकित्सा नहीं करते हो, जब तक आप दोषों की चिकित्सा नहीं करते हो, ये ठीक नहीं होगा, पुनरुद्भव होगा, क्योंकि वायरस तो सृष्टि का एक पार्ट है। कई वायरस आते हैं, कई वायरस जाते हैं। इसका वर्णन चरक में राजेश्वर चिकित्सा अध्याय में किया है। आपको अगर सारे इन्फेक्शियस डिसीज की चिकित्सा अगर आपको पढ़नी है, तो राज यक्ष्मा चिकित्सा अध्याय पढ़िए। व्हाट इज एकादश रूप राजयक्ष्मा? आप बताइए मुझे, एकादश रूप में, षड रूप में, त्रिरूप में क्या है? प्रतिष्ठा, अतिसार, ज्वर, स्वरभेद, श्वास, कास, ये क्या है? ये सारे इन्फेक्शियस डिसीज के लक्षण तो ये सिम्टम है ना सारे। आज सारे जो ये लक्षण कास के सारे रुग्ण हैं, फेरेंजाइटिस या अस्थमा या फीवर या लूज मोशंस, ये आज किससे होते हैं? प्रायः निज से नहीं होते, प्रायः वायरल से ही होते हैं। आज चरक के काल में भी होते थे, इसलिए उन्होंने उसको राज यक्ष्मा में लिया है। यक्ष्मा का अर्थ वायरस है। दिस इज क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता। यक्ष्मा मतलब वायरस, सूक्ष्म जंतु है, यक्ष्मा का पर्याय है। कोष ढूंढिए आप, चरक संहिता, संदर्भ लिख के रखिए, आपको संदर्भ चाहिए तो। चरक संहिता, निदान स्थान, अध्याय 6, सूत्र नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें वर्णन किया है, तस्य उपक्षयात हृदय स्थाही रसहा क्षयम उपैति। मतलब पहले अनुलोम क्षय से, दोषों की विकृति से रस क्षय शुरू हो जाता है। तस्य उपक्षयात शोषम प्राप्नोति, मतलब रस क्षय, फिर रक्त क्षय, फिर मांस क्षय, ऐसे क्रमशः धातु का क्षय होके फिर रुग्ण शोष की अवस्था में आता है। और अगर इस अवस्था की चिकित्सा नहीं की गई, तस्य अप्रतिकारात यक्ष्मिणा अनुबद्धते, यक्ष्मा का अनुबंध होता है। यहां अनुबंध का अर्थ बाधित करना या इन्फेक्शन करना ऐसा है। और यक्ष्मा मतलब सूक्ष्म जंतु, जिसके शरीर में देह धातु प्रत्यनीक ऐसे घटक शेष नहीं रहते हैं, उसके शरीर में यक्ष्मा प्रवेश करता है। यहां पे अभी प्रश्न आया है
कि राजयक्ष्मा का अर्थ तो टीबी है। मैं लेक्चर के शुरुआत से यही कह रहा हूं कि यही हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि आप कोरिलेशन करो, आयुर्वेद का हर चीज का एलोपैथी से कोरिलेशन करो, और इसी कोरिलेशन से आयुर्वेद का नाश हो रहा है। मेरा वाक्य सुनिए डॉक्टर शिवानी जी, मैं आपका प्रश्न है इसलिए मैं आपको उद्देशित करके आपका उत्तर देता हूं। राजयक्ष्मा is not equivalent to only tuberculosis. Tuberculosis can be included in Rajayakshma Samprapti, but tuberculosis is not equivalent to, not exactly correlated to Rajayakshma. Rajayakshma is very wide संप्रप्ति। एड्स भी उसमें आता है, कोविड भी आता है, स्वाइन फ्लू भी आता है, सारे वायरल डिसीजेस ये राजयक्ष्मा में आते हैं। टीबी कैन बी इंक्लूडेड इन राजयक्ष्मा, बट राजयक्ष्मा इज नॉट ओनली ट्यूबरकुलोसिस, इट इज वेरी वाइड संप्रप्ति। राजयक्ष्मा का अर्थ आपको समझना है तो राजयक्ष्मा मतलब कोई भी वायरल या बैक्टीरियल डिसीज, मतलब राजयक्ष्मा। जो 30 अध्याय है ना, आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा कि इतने बड़े आयुर्वेद में निदान का स्थान में सिर्फ 8 अध्याय और चिकित्सा स्थान में सिर्फ 30 अध्याय, ऐसा क्यों? उसका उत्तर यह है कि ये 8 अध्याय सिर्फ 8 व्याधि के नहीं है। दीज आर पैटर्न्स ऑफ संप्राप्तिज, ये पैटर्न्स है। इसमें कई प्रकार की संप्राप्ति आती है, जैसे गुल्म संप्राप्ति में अर्श भी समाविष्ट होगा, ग्रहणी भी होगा, विसर्प भी होगा, अतिसार भी होगा, उदर भी होगा। उसके चिकित्सा के लिए अलग अलग अध्याय वर्णन किए, पर संप्राप्ति का बेसिक एक ही है। पित्त प्रकोप से होने वाली संप्राप्ति रक्त पित्त में गई, उसमें सारे पित्त प्रकोप के व्याधि आएंगे। श्लेष्मा प्रकोप से होने वाली संप्राप्ति प्रमेय में वर्णन की, उसमें सारे श्लेष्मा प्रकोप के सारे व्याधि उसमें उस प्रकार से उत्पन्न होंगे। एक धातु क्षय से इन्फेक्शन बैठने वाले जो जो व्याधि है उसको शोष में वर्णन किया। सारे स्किन डिसीज के, क्योंकि स्किन डिसीज इज ऐसा कहते हैं कि स्किन डिसीज की प्रैक्टिस जो करता है उसके घर में कभी कुछ कमी नहीं होती, मतलब वो वैद्य का मित्र है। स्किन डिसीज, कई प्रकार के स्किन डिसीज है। ये सारे स्किन डिसीज का वर्णन कुष्ठ में किया। कुष्ठ मतलब नॉट ओनली लेप्रेसी, लेप्रेसी कैन बी इंक्लूडेड इन कुष्ठ, बट कुष्ठ इज वेरी वास्ट संप्रप्ति। उसमें कई त्वचा पे कोई भी किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है तो उसको कुष्ठ में लिया जाता है। आगंतु और निज, ऐसे दोनों से होने वाली मानसिक विकृतियों का उन्माद में समावेश किया। उन्माद मतलब सिर्फ पागलपन नहीं है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, अभी ये मेरे व्याख्यान का विषय नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं कि अभी मैं और मेरे सामने 243 लोग हैं, 250 धरो, तो मैं मिलकर 251 हो गए। हम सारे उन्माद के रुग्ण हैं, सारे हम, मैं भी हूं, आप भी हो। क्योंकि उन्माद की जो कल्पना है वो बहुत विस्तृत है। किसी दिन हम उन्माद, सिर्फ उन्माद पे व्याख्यान लेंगे। स्मृति का नाश होना किसी भी प्रकार से, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, चाहे लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो, पार्शल मेमोरी लॉस हो, या परमानेंट मेमोरी लॉस हो, ये अपस्मार में आता है। अपस्मार इज नॉट एपिलेप्सी, नो नो नो। एपिलेप्सी कैन बी इंक्लूडेड इन अपस्मार, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली टू अपस्मार। अपस्मार मतलब किसी भी प्रकार का स्मृति का भ्रंश। और सभी व्याधियों के लिए वर्णन करने के लिए ज्वर का वर्णन किया। ज्वर मतलब पायरेक्सिया नहीं है,
सिर्फ फीवर नहीं है। फीवर कैन बी इंक्लूडेड इन ज्वर, पर ज्वर मतलब बहुत बड़ा संप्राप्ति है। तो ये 8 अध्याय, ये व्याधि के अध्याय नहीं है। दीज आर पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ संप्राप्ति। और चिकित्सा स्थान में पहले 2 अध्याय छोड़ के बाकी के 28 अध्याय में चिकित्सा वर्णन की है। वो एक एक व्याधि की नहीं है, एक एक लक्षण की चिकित्सा। श्वास चिकित्सा है, श्वास चिकित्सा। डॉक्टर स्वप्निल जी प्लीज माइक म्यूट करके रखिए। श्वास चिकित्सा अध्याय का अर्थ क्या है? श्वास व्याधि की चिकित्सा का अध्याय नहीं है, वो तो है ही, और उसके साथ श्वास ये लक्षण जिस किस व्याधि में उत्पन्न होंगे वहां यहां वर्णन की चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। कास चिकित्सा अध्याय ये कास लक्षण चिकित्सा का, कास संप्राप्ति का अध्याय है। कास ये लक्षण किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो जाए, आपको चिकित्सा कास में वर्णन की हुई चिकित्सा के अनुषंग से करनी पड़ेगी। और देखिए चरक का ग्राफ देखिए, उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन का ग्राफ देखिए, वो मामूली प्रतिशय के वर्णन करते हैं, उसकी चिकित्सा भी वर्णन करते हैं, और नैष्ठिक चिकित्सा तक वर्णन करते हैं कि आपको पुनर्जन्म ही ना मिले, उसकी भी चिकित्सा शारीरिक स्थान में वर्णन की है। ग्राफ देखिए आप। आज हम करते हैं नैष्ठिक चिकित्सा? बिल्कुल नहीं करते। आज हम जो त्रिविध चिकित्सा है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, उसमें से अधिभौतिक चिकित्सा के दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय में से युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के सिर्फ द्रव्य की चिकित्सा कर रहे हैं। आज हम जो ओपीडी में चिकित्सा करते हैं, देखिए चिकित्सा की व्याप्ति देखिए। अथर्ववेद के काल में 4 प्रकार की चिकित्सा थी: अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। मैं जो कह रहा हूं वो कहीं पे लिख के रखिए या सुनिए। 4 प्रकार की चिकित्सा थी: अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा। उसमें से अथर्वणी हम भूल गए, अंगिरसी हम भूल गए, दैवी हम भूल गए। उसमें से मनुष्य का चिकित्सा जो वर्णन है उसमें अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार है। उसमें से हमने अधिदैविक भूल गए, आध्यात्मिक भूल गए, अधिभौतिक में दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय। जो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है वो मानस व्याधि की चिकित्सा नहीं है। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ये निज व्याधि की चिकित्सा है, चरक कहते हैं। पता है? पढ़िए एक बार आप। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ये निज व्याधि की चिकित्सा है, ये मानस व्याधि की चिकित्सा नहीं है। मानस व्याधि की चिकित्सा धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, ऐसा चरक कहते हैं। तो मनुष्य चिकित्सा में आध्यात्मिक भूल गए, अधिदैविक भूल गए, अधिभौतिक में से दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय में से हम सत्वावजय बिल्कुल नहीं करते। काउंसलिंग तो हम भूल गए, पेशेंट को समय देना भूल गए। मेरे पास में मेरा अनुभव ऐसा है कि पेशेंट से आप सिर्फ 2 मिनट बात कीजिए, उसकी आधी बीमारी कम हो जाती है, उसके लक्षण कम होते हैं। मेरा अनुभव है। कई पेशेंट सिर्फ बात करने के लिए आते हैं, उनको किसी को कुछ तो बताना पड़ता है। पर आज के हमारे जो मॉडर्न आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है ना, उसमें सत्वावजय चिकित्सा हम भूल गए। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा किसी को आती नहीं, तो रह गई युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। और उस युक्ति व्यापाश्रय में भी हम सिर्फ द्रव्य ओरिएंटेड और लक्षण ओरिएंटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हेतु का विचार कोई करता नहीं। हेतु का विचार करने वाले लोग है नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, है पर बहुत कम है। प्रायः जो चल रहा है वो सिर्फ लक्षण देखिए, रिपोर्ट देखिए और द्रव्य दे दीजिए, कौन सा कल्प देना है। और चरक कहते हैं न योगई एवं केवलम, योगई जो सिर्फ योग का विचार करता है अपराध्यति,
मतलब हमने दैव व्यापार चिकित्सा का अध्ययन बंद कर दिया, सत्वावजय का अध्ययन बंद कर दिया, युक्ति व्यापार में भी हेतु का अध्ययन बंद कर दिया। सिर्फ कौन से व्याधि में कौन सा कल्प देना चाहिए, और वो भी दिमाग में मॉडर्न निदान आयुर्वेद का मॉडर्न की दृष्टि से, और कल्प आयुर्वेद का, यही चल रहा है। सारे एमडी में क्या चलता है, सारे एमडी जो हमारे कोर्सेस है, इसमें थीसिस का विषय क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया में त्रिफला गुगुल, एनीमिया में पुनर्नवा मंडूर, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में चंद्रप्रभा, हाइपर एसिडिटी में भूनिम्बादिक्वात, यही चल रहा है ना। क्या ये आयुर्वेद की सिद्ध आयुर्वेद की रिसर्च है ये? मैं थोड़ा और स्पष्टता से बोलता हूं कि सीसीआरएस सीसीआईएम में जो कुछ रिसर्च चल रहे हैं, क्या वो आयुर्वेद के रिसर्च चल रहे हैं, या वो मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के रिसर्च कर रहे हैं ड्रग आयुर्वेद के लेकर? सोचना चाहिए हमें इसके ऊपर। आयुर्वेद की पद्धति से, आयुर्वेद का विचार करके, आयुर्वेद के हेतुओं का विचार करके, दोषों का विचार करके, आयुर्वेद के उसके अनुसार कल्प। आज जो चल रहा है ना, समझो मैं कोविड का बार बार उदाहरण देता हूं, क्यों आज का अभी का ताजा विषय है। कोविड में क्या चल रहा है, सभी कोविड के रुग्णों को एक समान चिकित्सा, ये आयुर्वेद को मान्य नहीं है। हर एक कोविड का रुग्ण डिफरेंट डिफरेंट लक्षण लेके आएगा, डिफरेंट डिफरेंट दोषों की अवस्था होगी, डिफरेंट डिफरेंट धातुओं की अवस्था होगी, उसमें आपको अलग अलग कल्प देने चाहिए। ये लोग, कितने लोग आज विचार कर रहे हैं? मेरे क्लिनिक में आज अगर 2 पेशेंट आ गए, 2 ही पेशेंट को प्रतिष्ठा है, तो मैं दोनों को अलग अलग औषध दूंगा, क्योंकि दोनों के दोष अलग होंगे, हेतु अलग होंगे, दुष्य अलग होंगे। मेरे कल्प या मेरे औषधि योग भी डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे किसी के क्लिनिक में जाके वो क्या कल्प देते हैं, वो सिर्फ लिख के हमारा क्लिनिक नहीं चल सकता। इसके लिए चरक का अध्ययन आवश्यक है, इसके लिए सुश्रुत का अध्ययन आवश्यक है, इसलिए वाग्भट का अध्ययन आवश्यक है, और उसके ऊपर हमारा चिंतन आवश्यक है। तो चरक संहिता सिर्फ काय चिकित्सा का विषय अध्ययन करती है। इसका अर्थ बाल रोग के लिए, स्त्री रोग के लिए, ग्रह रोग, ग्रह मतलब भूत प्रेत बाधा नहीं है, ग्रह का अर्थ जखड़ना, मतलब इन्फेक्शियस डिसीज, उनकी चिकित्सा के लिए, अन्य शालक्य के अध्ययन के लिए, शल्य का अध्ययन के लिए हमें अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, और वो भी क्लिनिकली करना चाहिए। मैं हर मेरे व्याख्यान में ये उदाहरण देता हूं, यहां पे भी मुझे मोह हो रहा है कि मैं उदाहरण दूं, कितना गलत पद्धति से चरक के सूत्रों का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। सूत्र है तम केतु विरेचनम, सभी को पता है आपको। और तम केतु विरेचनम ये काय चिकित्सा के पेपर में, जो काय चिकित्सा सब्जेक्ट्स है 4th ईयर में, अभी के 4th ईयर में, उसमें LAQ के लिए आता है, प्लीज डिस्क्राइब का तम केतु विरेचनम। और सारे विद्यार्थी, उसमें मैं भी था जब मैं 4th ईयर में था, तमक श्वास में विरेचन ऐसा करके पूरा 5-6 पेजेस लिख लेते हैं। क्योंकि हमें क्या सिखाया है, कोई भी प्रश्न आए, शुरुआत कहां से करनी है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तत्सहितायतम, आयुर्वेदे आरोग्य का शास्त्र है, आयुर्वेद, पहला 2 पेज तो उसमें भर देते हैं हम। मतलब जो मूल प्रश्न है उसके उत्तर में आने के लिए 3 पेज जाने पड़ते हैं। उस समय में जो जो याद आए वो सब लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमारी पैटर्न उसी पद्धति से बिठाया गया है। तो तमक हेतु विरेचनम का अर्थ, तमक श्वास में विरेचन ऐसा किया जाता है। किसी को प्रश्न नहीं आता कि तमक श्वास मतलब श्वास व्याधि ये आमाशय समुद्भव है, ये वात कफज व्याधि है, इसमें वमन देना चाहिए या विरेचन देना चाहिए। जिसमें श्वास ऊर्ध्वगामी है, उदान की विकृति है, प्राणोदान की विकृति है, उसमें हमें विरेचन देना चाहिए डायरेक्ट। कल्पस्थान में वर्णन किया है, संदर्भ में बाद में बताऊंगा,
कल्पस्थाई तैयार आप ढूंढ लीजिए। रेडीमेड सभी चीज देनी नहीं चाहिए, कुछ ढूंढना भी चाहिए। कल्पस्थान के 12वें अध्याय में आखिरी आखिरी में एक श्लोक है, वो कहते हैं अगर उरस्थ श्लेष्मा का निर्हरण नहीं किया होगा, ऐसी अवस्था में अगर आपने विरेचन द्रव्य दिया तो विरेचक द्रव्यों से वमन होता है। आप सही सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर उरस्थ श्लेष्मा का निर्हरण नहीं किया होगा और ऐसी अवस्था में अगर आपने विरेचन द्रव्य उसको दिया तो उस विरेचन द्रव्यों से वमन होता है। ये चरक के कल्पस्थान के 12वें अध्याय में। तो श्वास में उसमें भी तमक श्वास है, अत्यंतिक श्वास है, कफ प्रकोप है, उसमें आप वमन न देते हुए डायरेक्ट विरेचन दे देंगे। ये शास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत अर्थ चल रहा है। क्योंकि अगर मूल सूत्र कहा है, हमने कभी श्वास चिकित्सा का अध्याय खोल के देखा ही नहीं। कहीं भी किसी भी सूत्र का अध्ययन अर्थ निकालते समय वो सूत्र कहां आया है, उसके पहले क्या वर्णन है, उसके आगे क्या वर्णन है, यह सब पढ़ना चाहिए, तभी उस सूत्र का पूरा अर्थ समझ में आता है। यह सूत्र श्वास हिक्का चिकित्सा अध्याय में 121 नंबर के सूत्र पे है, और जो चिकित्सा वर्णन की है वो 70 नंबर से चिकित्सा का वर्णन शुरू हो गए। और पहले चरक कहते हैं, मैं आपको सूत्र ही पढ़ के बताता हूं, 70 नंबर से चिकित्सा शुरू होती है और वो पहले कहते हैं हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धैहि आदौ स्वेदे उपाचारे। पहले आपको किसी भी श्वास और हिक्का में स्नेहन और स्वेदन करना है, बाह्य स्नेहन और बाह्य स्वेदन करना है। उसमें अक्त लवण तैल, मतलब अक्त मतलब लवण तेल से अभ्यंग करो और नाड़ी प्रस्तर स्वेद से स्वेदन करो। इसके बाद में इससे श्लेष्मा स्रोतों में विलयित होता, जो श्लेष्मा बद्ध है उसका अवरोध हो चुका है उसका विलयन हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको ततः श्लेष्मणि समृद्ध, जब विलयन होगा तब उसको वमनम पाए तुतम, उसको डायरेक्ट वमन दीजिए। ये सभी हिक्का श्वास की प्रथम चिकित्सा है, वमन। स्नेह अभ्यंतर नहीं, बाह्य स्नेहन, बाह्य स्नेहन और डायरेक्ट वमन, क्योंकि श्लेष्मा ऑलरेडी उत्क्लेशित है, उसको स्नेहपान की जरूरत नहीं है। और फिर आगे सारी चिकित्सा वर्णन की है। फिर अवस्थिक चिकित्सा है, अवलेह बताए हैं, कषाय बताए हैं, गुटी वटी बताए, अरिष्ट बताए, सभी चिकित्सा का वर्णन करने के बाद आखिरी में वो श्वास हिक्का में उत्पन्न होने वाले उपद्रवों की चिकित्सा बता रहे हैं। और पूरा सूत्र ऐसा है 121 सूत्र का, कासिने छर्दनम दद्यात् स्वरभंगे तु बुद्धिमान वात श्लेष्म हरई द्रव्यैहि तम केतु विरेचनम। मतलब अगर हिक्का श्वास में कास ये उपद्रव उत्पन्न हो गया तो आप वात श्लेष्मग्न द्रव्यों से वमन दीजिए। अगर स्वरभेद उत्पन्न हो गया तो उसके वमन दीजिए। और अगर तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न हो गया, तमक का अर्थ आंखों के सामने अंधेरा छाना। पूरी श्वास की चिकित्सा करने पर, अभी किसी ने पूछा है कि धूपन भी देना होगा, धूपन ये तो चिकित्सा है ना, प्राथमिक चिकित्सा है, एक प्रकार का स्वेदन ही है वो। तो जब हिक्का श्वास में तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न होगा, ये तमक पित्तानुबंधी लक्षण है, पित्त का नानात्मज लक्षण है। ये आंखों के सामने अंधेरा आना, तमक प्रवेश, ये पित्त का नानात्मज लक्षण है। ये अगर उपद्रव में उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे रुग्णों को सभी चिकित्सा करने पर भी ये उत्पन्न हो रहा है तो उसको वात कफग्न द्रव्यों से विरेचन दीजिए। मतलब आपको विरेचन द्रव्यों में से कैसा द्रव्य चाहिए, जो वात कफग्न है पर विरेचक है, वो ढूंढिए कल्पस्थान में। तमक हेतु विरेचन का अर्थ तमक श्वास में विरेचन, ये सरासर गलत है। तमक हेतु विरेचन का अर्थ है हिक्का श्वास में तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न हो रहा है तो उसको सभी चिकित्सा करने पर भी अगर वो शांत नहीं हो रहा है
तो उसको विरेचन देना चाहिए। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ चरक सूत्र, और ऐसा पूरे चरक पढ़ना है। चरक जी ने कल्पस्थान में एक, मैं आखिरी एक विषय यहां पे वर्णन करूंगा और हम रुकेंगे क्योंकि अभी 1 बजने को आया है। आखिरी विषय में रखता हूं क्योंकि जितने विषय बताऊं वो कम ही है। कल्पस्थान में अध्याय सिद्धि स्थान में अध्याय नंबर 2 में आखिरी आखिरी सूत्रों में उन्होंने वर्णन किया है। उस दूसरे अध्याय में पंचकर्मों के जो 5 कर्म है हमारे, उसके योग्य और अयोग्य अवस्थाएं बताई है। मतलब वमन योग्य कौन है, वमन अयोग्य कौन है, विरेचन योग्य कौन है, विरेचन अयोग्य कौन है, ऐसी अवस्था बताई। और ये कहने के बाद में चरक कहते हैं, येभ्यो यत न हितम यस्मात् कर्मम यभ्ययदिदम। यहाँ पे हमने बताया कि किसको कौन सा कर्म योग्य है, किसको कौन सा कर्म अयोग्य है। और आगे कहते हैं, पर न च एकांतेन निर्दिष्टे अपि अर्थे अभिनिवेशित बुधः। पर बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको एकांतिक विचार करना नहीं चाहिए। मतलब बताया ना, वमन वमन नहीं दे, रुद्रोग में वमन नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, एकांतिक विचार नहीं करना चाहिए। स्वयं अपि अत्र, चरक क्या कहते हैं, ये सूत्र कंठस्थ कीजिए। स्वयं अपि अत्र तर्क्यम बुद्धिमता भवे। हर रुग्ण में उसकी अवस्था देख के वैद्य ने अपने बुद्धि से तर्क करना चाहिए कि यहाँ क्या करना चाहिए, कौन सी चिकित्सा करनी है। उत्पद्यति सा अवस्था, अगर वो अवस्था उत्पन्न हो गई, देश काल बलम प्रति, देश काल और बल के अनुसार अगर उस कर्म करने की अवस्था उत्पन्न हो गई, तो यस्याम कार्यम अकार्यम, जहां पे हमने कार्य करने वमन देने के लिए कहा है पर वमन देने की अवस्था ही नहीं उत्पन्न हुई, तो आप वमन मत दो। और अगर हमने कहा है कि यहाँ वमन मत दीजिए और वहां पे दोष उत्क्लेशित है किसी रुग्ण में, तो वमन की अवस्था आ गई, जैसे रुद्रोग गुल्म में, यहाँ पे रुद्रोग और गुल्म अवाम्य बताए, मतलब वमन नहीं देना चाहिए। पर गुल्म चिकित्सा अध्याय में 3 जगह पे वमन का उल्लेख है, रुद्रोग चिकित्सा में वमन का उल्लेख है चिकित्सा स्थान में। तो खुद कहते हैं, यस्याम कार्यम अकार्यम स्यात् कर्मम कार्यम च वर्जितम छर्दी रुद्रोग गुल्मानाम वमनम स्वे चिकित्सिते। यहाँ पे हम कह रहे हैं छर्दी रुद्रोग गुल्म में वमन नहीं देना चाहिए, पर छर्दी चिकित्साध्याय में वमन बताया है हमने, गुल्म चिकित्साध्याय में वमन बताया है, रुद्रोग चिकित्साध्याय में वमन बताया है, तो वो गलत नहीं है। हमने अवस्था प्राप्त होगी तो वमन देना चाहिए, ऐसा ऐसा ये नहीं कि नहीं देना ही नहीं चाहिए, नहीं, ये एक सामान्य वर्णन किया हमने, नहीं देना चाहिए, पर अवस्था आई तो देना चाहिए। आगे कहते हैं, कुष्ठी नाम बस्ती कर्मच, कुष्ठ बस्ती के लिए अयोग्य बताया है। कुष्ठ में कौन सी भी बस्ती नहीं देनी है, ना निरोध देना है, ना अनुवासन देना है, पर अगर कुष्ठ में बस्ती देने की अवस्था आई तो बस्ती देनी चाहिए। चिकित्सा अध्याय में हमने कुष्ठ में बस्ती दिया है, वर्णन किया है, तो ये विपरीत नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसे रिजिड मत हो। चरक सबके लिए कहते हैं, आपकी बुद्धि का उपयोग करो कि इस रुग्ण में क्या अवस्था है, हेतु कौन सा है, दोष कौन से है, दुष्ट कौन से है, उसका विचार करके उसकी चिकित्सा तय कीजिए। सूत्र स्थान में जो महाकषाय वर्णन किए हैं, उसका कल्पना क्या है सभी की महाकषाय की, कि समझो शोथहर महाकषाय है, तो लोग क्या करते हैं, 10 द्रव्य इकट्ठा करके उसकी वटी बनाते हैं और शोथग्न महाकषाय वटी सारे शोथ में दे देते हैं। ऐसा अर्थ नहीं है। शोथर महाकषाय में अगर 10 द्रव्य है तो हर द्रव्य की शोथ की अवस्था अलग अलग है। किसी में कफ शोथ में देना चाहिए, किसी को आगंतु शोथ में देना चाहिए, किसी को विषय शोथ में देना चाहिए, किसी को वातज शोथ में, किसी को पित्तज में, किसी को संसर्ग में, किसी को व्रण शोथ में देना चाहिए। 10 द्रव्यों की अवस्था अलग अलग है, यह अध्ययन हमें करना है। स्तन्य जनन गण में शतावरी का उल्लेख नहीं है चरक के। तो क्या चरक को पता नहीं था शतावरी स्तन्य जनन करती है? क्योंकि चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है उन्होंने,
शतावरी का मूल कार्य शोथग्न है। प्रसव के बाद स्तन्यवह में या स्तन प्रदेश में जो शोथ आता है वो शोथ दूर करती है शतावरी, और उससे स्तन्य प्रवर्तन होता है, वो स्तन्य जनन नहीं करती। और हम चरक ने वर्णन किया है। कृपया माइक म्यूट कीजिए। डॉक्टर प्रतीक्षा मैम प्लीज माइक म्यूट कीजिए। भाव प्रकाश कहता है शतावरी शोथग्न है, आप सूत्र बाद में देख लीजिए। तो जो महाकषाय है उसके बाद में चरक कहते हैं कि यही हमने क्यों बताया, ये मंदानाम व्यवहार है, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा अभ्यास जिसका नहीं है, जिसको ज्यादा अभ्यास जो नहीं कर पाया है, उसका भी पेट भरना चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। उसके लिए 50 महाकषाय है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो मंद व्यक्ति के व्यवहार के लिए। पर बुद्धिमान ने क्या करना चाहिए, बुद्धिवर्धन करना चाहिए। 50 महाकषाय बताए, उसमें 10 द्रव्य दिए, उसमें से 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां और 100 द्रव्य इसमें ऐड करने चाहिए अध्ययन करके। और हर द्रव्यों की अलग अलग अवस्था तय करनी चाहिए कि मतलब जीवक ऋषभको मेधा महानिधा काकोली शिरकाकोली मुद्गपणी माशपणी भ्रोंती जीवंती मधुकम जेती जीवनीय महाकषानी। ये हर द्रव्य जीवक की अलग अवस्था है, वृषभक की अलग अवस्था है, मेधा की अलग अवस्था है, ये अलग अलग अवस्था है। किसी में 2 द्रव्य दे सकते हैं, किसी में 10 द्रव्य। और जीवनीय द्रव्य कौन से, दुग्ध जीवनीय है, पानी जीवनीय है, शर्करा जीवनीय है, घृत जीवनीय है, ऐड कर सकते हैं। और 50 महाकषाय बताए हैं, 51 महाकषाय, 52 महाकषाय, 53 ऐसे और 100 महाकषाय अलग अलग अवस्था के हमें तैयार करने चाहिए। ये हमारे लिए कार्य छोड़ा है। कौन करेगा, हमने करेंगे तो फॉरेनर करेंगे, यूरोपियन लोग करेंगे। हाँ वो करेंगे क्योंकि वो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न से कोरिलेशन करके आयुर्वेदीय निदान, मॉडर्न के डायग्नोसिस पर आयुर्वेदिक निदान, और वो ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक औषध। दिस इज नॉट द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता, नो नो नो। अगर चरक संहिता का क्लिनिकल एप्लीकेशन करना है तो चरक पहले पढ़ो यार, पूरा पढ़ो। मैं रोज पढ़ता हूं, मेरा भी ऐसा मानना नहीं कि मुझे सब चरक आता है, नहीं, मुझे अभी 1% भी नहीं आ रहा है। मैं आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डिकोड इट। तो मुझे आज यहाँ व्याख्यान देने के लिए प्रो आयुर्वेद और उसके सारी टीम ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं गोयल जी का और डॉक्टर सग्गू जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे यहाँ पे बताया, मैंने शॉर्ट टाइम में जितने सब्जेक्ट्स में कवर कर सकता था करने की प्रयास किया है। मेरा कहने का यही एक आपको सभी से है कि संहिता का हाथ मत छोड़िए, बिना संहिता पढ़े चिकित्सा मत कीजिए। संहिता जिंदगी भर संहिता के साथ रहिए, वो आपको मार्ग दिखाएगी, ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैं अनुभव ले रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मुझसे कुछ कमी हो गई हो तो मुझे आप क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अभिजीत सर, आप आज हमारे साथ हैं प्रो आयुर्वेदा के साथ, इतने शॉर्ट टर्म नोटिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें चरक संहिता का ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाने की जो कोशिश की है, बहुत सभी को इसे अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। इसको हम अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जरूर यूज करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम आपके साथ ऐसे जुड़ते रहें किसी न किसी माध्यम से। तो और प्रो आयुर्वेदा के साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। अब डॉक्टर रजत गोयल जी प्रो आयुर्वेदा का आपको नेक्स्ट पोस्टर भी सेंड कर देंगे, और हम यहीं से आपसे विदाई लेना चाहेंगे सभी से। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।
Hello. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Thanks to all of you. Thank you.